चलिए आज भारत के भूगोल की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं जो शायद कई धारणाओं को बदल देगी। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान भारत में हो सकता है? या फिर ये कैसे हो सकता है कि देश की समुद्री सीमा अचानक हजारों किलोमीटर लंबी हो जाए? आज हम इन्हीं सब दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से नंबर से, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। भारत, जो इतना विशाल देश लगता है, असल में दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। जरा सोचिए इस बारे में। पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, पर इस छोटे से हिस्से में जो कुछ होता है वो वाकई भूगोल के कई नियमों को चुनौती देता है। और वो चुनौती क्या है? ये रही। इसी 2.4% जमीन पर रहती है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अप्रैल 2023 में जब यूनाइटेड नेशंस ने कंफर्म किया कि भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव था जो ये दिखाता है कि ज़मीन पर संसाधनों का दबाव कितना ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले इस विशाल देश के आकार को ही समझ लेते हैं। देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत का फैलाव आखिर है कितना। सोचिए जरा, अगर उत्तर में बर्फीले इंद्रकोल से एक सीधी लकीर खींची जाए दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो ये दूरी होगी 3214 किलोमीटर। और पूरब में किबिथु से लेकर पश्चिम में गोहर मोटी तक, ये चौड़ाई है करीब 2933 किलोमीटर। एक मजेदार बात यह है कि हम सब भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी को मानते हैं ना, पर अगर हम द्वीपों को भी गिने तो असली सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी में पानी में समा गया था। और इन सब के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर देश को मौसम के हिसाब से लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब एक ऐसी बात जो शायद कई लोगों को चौंका देगी और भूगोल की किताबों को बदलने वाली है। हम सबने यही पढ़ा है कि भारत की जो कोस्टलाइन है वो करीब 7,500 किलोमीटर है, पर अब ये जानकारी पुरानी हो चुकी है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा ने सब कुछ बदल दिया है। 2025 के लिए जो नई ऑफिशियल लंबाई जारी की गई है वो है लगभग 12,000 किलोमीटर, मतलब 4,500 किलोमीटर का फर्क। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उत्तर की ओर, भारत के ताज यानी शक्तिशाली हिमालय की तरफ, और जानते हैं इसकी पैदाइश की असाधारण कहानी। ये कहानी है धरती के इतिहास की सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक। सोचिए, करोड़ों साल पहले आज का जो भारत है वो असल में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़े से महाद्वीप का हिस्सा था, जिसका नाम था गोंडवाना। फिर ये हिस्सा टूटकर अलग हुआ और लाखों सालों तक उत्तर की तरफ बहता रहा। फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इसकी यूरेशियन प्लेट से हुई एक जबरदस्त टक्कर। ये टक्कर इतनी ताकतवर थी कि दोनों प्लेटों के बीच जो टेथीस सागर था उसकी जमीन ऊपर उठ गई और बन गई दुनिया की छत, हमारा हिमालय। अच्छा, कई लोग हिमालय को एक अकेली बड़ी सी दीवार की तरह समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में ये एक के पीछे एक 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का पूरा सिस्टम है। अगर हम तिब्बत की तरफ से भारत में आएं तो सबसे पहले मिलता है सबसे पुराना हिस्सा ट्रांस हिमालय, जहां केटू जैसी चोटी है। उसके ठीक बाद आता है महान हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर हम नीचे उतरते हैं लेसर हिमालय में, जहां शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन हैं। और सबसे आखिर में मैदानों से ठीक पहले आती है सबसे नई और कम ऊंचाई वाली शिवालिक रेंज। तो चलिए अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और कदम रखते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। ये वो इलाका है जिसे देश का दिल या अन्न का भंडार भी कहा जाता है। और जब हम भारत की पूरी जमीन को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ मैदानों का ही दबदबा है। देश की कुल जमीन का लगभग 43% हिस्सा मैदान है। ये पहाड़ों पठारों सबसे कहीं ज्यादा है, और यही वजह है कि ये विशाल सपाट जमीन इतनी बड़ी आबादी का पेट पालती है और देश को खेती का पावर हाउस बनाती है। अब इन मैदानों की जबरदस्त उपजाऊ शक्ति का राज क्या है? वो छिपा है 2 तरह की मिट्टी में, बांगर और खादर। इसे ऐसे समझिए, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी। ये नदी से दूर
ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है और उतनी उपजाऊ नहीं होती। और खादर है नई मिट्टी, ये नदी के ठीक पास मिलती है, जहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई ताज़ा परत बिछा जाती है। इसी वजह से ये बेहद उपजाऊ होती है। चलिए, अब हम अपनी यात्रा को ले चलते हैं भारत के सबसे पुराने और स्थिर हिस्से की ओर, यानी खनिज से भरपूर प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, जो असल में एक खजाने जैसा है। ये भारत का वो हिस्सा है जो भूवैज्ञानिक खजानों से भरा पड़ा है। यहीं पर है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। पश्चिम में है मालवा का पठार, जो ज्वालामुखी के लावे से बना है और अपनी काली मिट्टी के लिए मशहूर है, जिसमें कपास खूब होता है। पूरब में है छोटा नागपुर पठार, जिसे खनिजों का दिल यानी भारत का रूर भी कहते हैं। और इन सबके बीच फैला है विशाल दक्कन का पठार, जो लाखों साल पहले हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है। अब इस दक्कन के पठार के दोनों किनारों पर दो गार्ड्स की तरह खड़े हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को एक ऊंची सीधी दीवार की तरह समझिए, जो लगातार चलती है और जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट को कई बड़ी बड़ी नदियों ने जगह जगह से काट दिया है, तो ये टूटी फूटी सी है और इसकी ऊंचाई भी कम है। हाँ, और एक और जरूरी अपडेट, पुरानी किताबों में जो भी लिखा हो, अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश की जिंदागढ़ा पीक है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब भारत के किनारों को देखते हैं, जहां हमें बिल्कुल अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तट, रेगिस्तान और दूर दराज के द्वीप। भारत के दोनों समुद्री तटों की कहानी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी तट पर नदियां बहुत तेजी से बहती हैं और सीधे गहरे समुद्र में मिल जाती हैं। इसे एस्चुरी कहते हैं। यहाँ कोई मिट्टी जमा नहीं होती। लेकिन पूर्वी तट पर नदियां बहुत धीरे धीरे बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। इसी से सुंदरबन जैसे बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। अच्छा, रेगिस्तान का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? मीलों तक फैला सन्नाटा और वीरानी, है ना? पर भारत का थार मरुस्थल इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यकीन मानिए, ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 83 लोग रहते हैं। ये एक जीता जागता रेगिस्तान है। हमारी ये यात्रा अब पहुंचती है भारत के दूर दराज द्वीपों पर, जहां एक दहकता हुआ राज छिपा है। तो एक सवाल है, क्या किसी को पता है कि भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इसका जवाब है अंडमान द्वीप समूह में मौजूद बैरन आइलैंड। जी हाँ, यही है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। और ये इस बात का भी सबूत है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स असल में समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला की ही चोटियां हैं। तो इस पूरी यात्रा को देखें तो एक बात साफ है, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों से लेकर सबसे नए तक, सबसे ज्यादा आबादी वाले रेगिस्तान से लेकर इतनी लंबी समुद्री सीमा तक, भारत सचमुच में भौगोलिक अजूबों और विविधताओं की धरती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, गंगा के विशाल मैदान, दक्कन का वो पुराना पठार या फिर थार का वो जिंदा दिल रेगिस्तान, भारत का भूगोल विरोधाभासों से भरी एक शानदार कहानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी चीज भारत की कहानी को सबसे अच्छे से बयां करती है? इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।